हम लोग अब लाइफ साइंस का 10 क्लास दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। जीवन की निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। जीवन कैसे निरंतर चले, जीवन की निरंतरता बनी रहे, बहुत सुंदर चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहला चीज है कोशिका विभाजन एवं कोशिका चक्र। जीवन चलेगा, कोशिकाओं से सजीव की रचना हुई, कोशिकाओं में विभाजन जब होता है तो नई नई कोशिकाएं बनती हैं। इसमें 3-4 पाठ हम पढ़ेंगे, जैसे कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र पढ़ेंगे। प्रजनन के द्वारा नई नई संतान उत्पन्न होती है तो जीवन चलता है। वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है जीवन चलाने की। जीवन की निरंतरता, निरंतरता शब्द कॉन्टिन्यूटी है, ये चैप्टर का नाम है। कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र। कोशिका के विभाजन में सबसे पहले चीज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम को हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र कोशिकाएं दो प्रकार की पहले बताए हैं ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो निश्चित केंद्रक नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में निश्चित केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन जाल या केंद्रक जाल होता है। वो क्रोमैटिन कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जब कोशिका विभाजन होता है यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका जो विकसित कोशिका है, तो उसमें उसी क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनते हैं। अगर हम एकदम छोटे शब्द में कहें क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमैटिन तंतु है ना, तो अत्यधिक संघनित और कुंडलित, ऐसे घुमावदार, संघनित और कुंडलित जो होता है, कुंडलित क्रोमैटिन तंतु को ही क्रोमोसोम कहते हैं। या यूकैरियोटिक कोशिका में क्रोमैटिन तंतुओं या धागों से लिपटी हुई रचना जो माता पिता के लक्षणों को संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करे, उसे हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। अब क्रोमोसोम कैसे बना? वही क्रोमैटिन जो जाल है, क्रोमैटिन जाल ही संघनित होकर के आपस में क्रोमोसोम का गठन करेगा। लेकिन यहाँ एक चीज जो है, जैसा इसके पहले भी पढ़े हो कि डीएनए एक जैव अणु है, बायोमॉलिक्यूल है। डीएनए क्लास में पढ़ाया गया डीएनए के बारे में। तो डीएनए एक जैव अणु है, इसकी इकाई है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मिल करके डीएनए बनाते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए ही मिलकर के जीन बना, डीएनए का ही बना हुआ जीन होता है। जीन माता पिता के लक्षणों को संतानों में ले जाने का कार्य करता है। जीन जो है माता पिता के लक्षण कहाँ स्थित होता है? यह क्रोमोसोम के ऊपर। जीन जो होता है क्रोमोसोम के डीएनए सूत्रों पर, डीएनए सूत्र है, डीएनए सूत्रों पर एक के पीछे एक, एक के पीछे डीएनए पर ही स्थित होता है जीन। जीन को हम लोग आनुवंशिकता का कैरियर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर, हेरिडिटरी चैप्टर आगे पढ़ाएंगे। आनुवंशिकता का वाहक, माता पिता की जो लक्षण संतान में जाते हैं उसको जीन ही ले जाता है, जो डीएनए का ही बना होता है वास्तव में। तो यहाँ डीएनए की रचना थोड़ी सी हमको जाननी चाहिए कि डीएनए क्या चीज है। तो डीएनए के बारे में पहले पढ़े हो कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण नाइट्रोजनस क्षार, फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजनस बेस दो होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स दो होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, ए और जी पहला अक्षर लिखेंगे। और पिरिमिडिन दो होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन। आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरासिल, उसको यू से लिखते हैं, यूरासिल पाया जाता है। तो पिरिमिडिन 3 हो गए और प्यूरिन्स 2 हो गए। एक प्यूरिन्स एडेनिन का संबंध थाइमिन के साथ होता है, ये मिल करके, और ग्वानिन का संबंध साइटोसिन से होता है। जी का संबंध सी से, ए का संबंध टी से। ए माने एडेनिन, टी माने थाइमिन, और जी माने ग्वानिन पहला अक्षर, और सी माने साइटोसिन। ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो इस तरह से डीएनए यहाँ बनता है। डीएनए की रचना देखो डबल हेलिकल होता है, डबल हेलिकल, ऐसे दोहरी श्रेणी में। हेलिकल माने होता है श्रेणी। डीएनए की एक रचना है, इसमें जी का संबंध ट्रिपल हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड होता है। जी माने ग्वानिन,
एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन, लेकिन निश्चित है कि प्यूरिन कौन सा, एडेनिन का संबंध थाइमिन से, पिरिमिडिन से, और ग्वानिन माने प्यूरिन का संबंध साइटोसिन पिरिमिडिन से होता है। और इसके अंदर यहाँ फास्फोरिक एसिड बाहर निकला रहता है, इससे मिल करके एक जैव अणु बन गया डीएनए। तो डीएनए के जो अणु है इसी का बना हुआ जीन है और उसी से बनते क्रोमोसोम है। डीएनए की कसी हुई रचना जो होती है पुण्य की रचना वो क्रोमोसोम कहा जाता है। यहाँ एक प्रश्न है, क्रोमोसोम, डीएनए और जीन में अंतः संबंध, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन। अब यहाँ पर देखेंगे अंतः संबंध। एक कोशिका के केंद्रक में, हमने बताया केंद्रक में महीन धागे पतले 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 पतले, जब केंद्रक का विभाजन होगा तो केंद्रक में उसको हम कहते हैं विश्रामावस्था, इंटरफेज अवस्था में जब हम कोशिका में देखेंगे तो महीन धागे जैसी रचनाएं एक दूसरे के चारों ओर ऐसे ऐसे लिपटी रहती हैं, लिपटी रहती हैं। ये रचनाएं क्या है, डीएनए है। बस जो लिपटी हुई रचनाएं क्या है, डीएनए, ध्यान में देना है, डीएनए है। और डीएनए जो होती हैं, यह डीएनए क्या हमने बताया, एक बृहत जैव अणु है। बृहत माने लार्ज बायोमोलिक्यूल है, और इसका स्मॉल बायोमोलिक्यूल क्या है, न्यूक्लियोटाइड से, जैसे सरल शर्करा, जैसे अमीनो अम्ल, तो अमीनो अम्ल प्रोटीन का साधारण हो गया, उससे न्यूक्लियोटाइड हो गया डीएनए का। तो डीएनए एक बृहद जैव अणु है और किसे बना है, केंद्र के अंदर महीन धागे जय की तरह से रचनाएं एक दूसरे से ऐसे लिपटी रहती हैं, उसको हम कहते हैं डीएनए, एक बृहद जैव अणु। डीएनए के केंद्र के अंदर मुड़ा हुआ या अंशतः खुला हुआ, थोड़ा थोड़ा खुला हुआ, मुड़ा हुआ, कहीं कहीं अंशतः जो मुड़ा हुआ रहता है, तो इसे हम क्रोमैटिन जाल कहते हैं, या न्यूक्लियर जाल, केंद्रक जाल, क्रोमैटिन जाल। देखो क्रोमैटिन शब्द है, क्रोमैटिन जाल इसको कहते हैं, मुड़ा हुआ है। और मुड़ी हुई अवस्था में ही डीएनए प्रोटीन्स के चारों ओर खूब कस करके ऐंठा रहता है, और कस करके जब ऐंठा रहता है तो उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। बस जान जाओ, माने धागे जैसी रचनाएं केंद्र के अंदर, वो क्रोमैटिन जाल कहलाते हैं। और वही क्रोमैटिन जाल जब कस करके एक दूसरे से ऐंठा रहता है, वही डीएनए, वो क्रोमैटिन धागे डीएनए है। बस यही जानना कि वो जो चारों लिखा रहता है उसको डीएनए कहते हैं। यह एक बृहद जैव अणु है और डीएनए केंद्र के अंदर मुड़ा हुआ रहता है, मुड़ा हुआ रचता है, या अंशतः कुछ खुला हुआ भी रहता है, तो इसे क्रोमैटिन जाल कहते हैं। मुड़ी हुई अवस्था में डीएनए प्रोटीन्स के चारों कस कर बैठा रहता है, और इस मुड़ी हुई रचना को ही हम कस करके बैठा उसको क्रोमोसोम कहते हैं। ध्यान देना है, डीएनए का विशेष भाग, डीएनए का कुछ विशेष भाग जो विशेष प्रकार के कोड को, सीओडी कोड को रखता है, जो विशेष प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करता है। डीएनए का कुछ विशेष भाग विशेष कोड को धारण करता है, जो विशेष प्रकार की प्रोटीन्स का निर्माण करता है, उसी को हम जीन कहते हैं। यानी डीएनए एक विशेष जैव अणु है, केंद्र के अंदर क्या है, धागे जैसा लिपटा हुआ है, और प्रोटीन्स के चारों जब कस के ऐंठा रहता है तो उसको क्रोमोसोम कहते हैं, यानी डीएनए से क्रोमोसोम बन गया। और डीएनए का एक विशेष भाग जो विशेष कोड को धारण करता है और डीएनए पर ही स्थित होता है, उसी को हम कहते हैं, जो विशेष प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करता है, उसको हम जीन कहते हैं, जो सजीव में विभिन्न लक्षणों को धारण करता है। डीएनए के इन प्रत्येक भागों को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि क्रोमोसोम, डीएनए, जीन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ बात हम पढ़ेंगे, ये डीएनए के साथ थोड़ी सी डीएनए के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ाया गया है। अब क्रोमोसोम का प्रकार, क्रोमोसोम कितने तरह के होते हैं, ये तो क्रोमोसोम की बात यहाँ जानेंगे, क्रोमोसोम अभी हमको पढ़ना है आगे। क्रोमोसोम का प्रकार, क्रोमोसोम कार्य का आधार दो तरह के होंगे। एक होगा दैहिक क्रोमोसोम, देह को मान शरीर, क्रोमोसोम, दैहिक क्रोमोसोम, या ऑटोसोम, इसको ऑटोसोम कहेंगे, ऑटोसोम। और दूसरा होगा लिंग क्रोमोसोम, ऑटोसोम की जगह इसको हम कहेंगे एलोसोम या एलोसोम। अब इसका मतलब समझ लीजिए, माने सेक्स क्रोमोसोम इसको कहेंगे, सेक्स क्रोमोसोम, अंग्रेजी में कहेंगे क्रोमोसोम,
और इसको अंग्रेजी क्या कहेंगे? ऑटोसोम। सोमैटिक क्रोमोसोम कहते हो, सोमैटिक क्रोमोसोम, सोमैटिक क्रोमोसोम या ऑटोसोम, AUTOSOM, ऑटोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम को एल्लोसोम भी कहते हैं या हेटेरोक्रोमोसोम भी कहते हैं, कई नाम है, एल्लोसोम बस। वे क्रोमोसोम नर और मादा में समान पाए जाने वाले एक ही तरह के क्रोमोसोम जो उनके शारीरिक गठन में सहायता करते हैं, शारीरिक गठन, शरीर की बनावट, यानी क्या, लिंग संबंधी, लिंग निर्धारण को छोड़ करके जितना कार्य है जो क्रोमोसोम करता है उसको हम कहते हैं दैहिक क्रोमोसोम या ऑटोसोम। यह हम लोगों की कोशिका में 22 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े, नर और मादा दोनों। इनको यक्स और यक्स से लिखते हैं, अंग्रेजी के अक्षर यक्स यक्स से लिखते हैं। दूसरा है सेक्स क्रोमोसोम, वे क्रोमोसोम जो लिंग निर्धारण का काम करते हैं। जो बच्चा पैदा होता है वो नर होगा कि मादा होगा, उसके सेक्स का निर्धारण करते हैं, उनको हम लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। ये एक जोड़ा होते हैं, हम लोग कोशिका में एक जोड़ा, 23वां जोड़ा, 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 जोड़े एक जैसे होते हैं नर और मादा दोनों में। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम, लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, वो 23वां जोड़ा को मादा में तो यक्स यक्स से ही लिखते हैं, यक्स यक्स, लेकिन नर में एक्स वाई से उसको लिखते हैं। लिखने का तरीका आगे भी आएगा। तो लिंग क्रोमोसोम जो लिंग निर्धारण में भाग लेता है। इसके बाद क्रोमोसोम की संख्या, संख्या के आधार पर क्रोमोसोम दो तरह का, यहाँ वैसे 3 तरह के होते हैं, लेकिन हम संख्या के आधार पर 2 तरह क्रोमोसोम पढ़ेंगे। एक नंबर हुआ हेप्लॉइड क्रोमोसोम, हेप्लॉइड क्रोमोसोम, हेप्लॉइड क्रोमोसोम, और दूसरा होगा डिप्लॉइड क्रोमोसोम, डिप्लॉइड क्रोमोसोम, हेप्लॉइड क्रोमोसोम और डिप्लॉइड क्रोमोसोम। हेप्लॉइड माने सिंगल क्रोमोसोम, हेप्लॉइड मतलब सिंगल क्रोमोसोम। वे क्रोमोसोम जो जोड़े में नहीं होते हैं, सिंगल सेट में होते हैं, उनको हेप्लॉइड, अगुणित संख्या। और डिप्लॉइड में डिप्लॉइड, जोड़ा में तो क्रोमोसोम संख्या जोड़े में होती है। जैसे हम लोग शरीर की कोशिकाओं में 22 जोड़े हैं, और जनन की कोशिकाओं में आधे हैं, 22 हो जाएंगे जनन। गैमिट्स में क्रोमोसोम आधे होते हैं, गैमिट्स माने जो नर जनन की इकाई है गैमिट्स, तो उसमें आधे होते हैं। डिप्लॉइड माने जोड़े में क्रोमोसोम, हेप्लॉइड माने आधे। अब एक क्रोमोसोम की रचना देखिए, यहाँ पर हमने डायग्राम में छोटा सा बनाया है क्रोमोसोम की रचना। क्रोमोसोम की रचना, एक सामान्य क्रोमोसोम की रचना क्या है? क्रोमोसोम की रचना, क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम की रचना में, एक क्रोमोसोम की रचना है, ये बाहर से एक रचना, इसको पेलिकल कहते हैं, PELLICLE, बाहर से कारण, इसके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है। इसके मैट्रिक्स में देखो ऐसे कुंडली धागे जैसी रचना पाई जा रही है, इसको क्रोमोनिमेटा, इसी को एक को क्रोमैटिड भी कहते हैं। तो एक हो गया क्रोमैटिड हो गया, माने क्रोमोसोम के पेलिकल के अंदर मैट्रिक्स में पाई जाने वाली धागे सूत्रों रचनाओं को हम क्रोमैटिड कहते हैं। अब क्रोमोसोम में संकुचन देखो, क्रोमोसोम का एक सिरा टेलोमियर है। अब संकुचन में एक है प्राथमिक संकुचन, एक है द्वितीयक संकुचन। प्राथमिक संकुचन को हम सेंट्रोमियर भी कहेंगे, ध्यान रखोगे। तो प्राथमिक संकुचन यहाँ हम लिख देते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राथमिक संकुचन, या सेंट्रोमियर इसको कहोगे, सेंट्रोमियर। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इसको इंग्लिश में कह सकते हो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, वहाँ हमने लिखा भी है कॉन्स्ट्रिक्शन। और तीसरा होता है द्वितीयक संकुचन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अच्छा देखिए, प्राथमिक संकुचन जहाँ पर सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर माने क्या? क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमैटिड है, धागे जैसी रचना, एक जगह पर जुड़ जाते हैं। क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड यहाँ से जुड़ते हैं, उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। और क्रोमोसोम को हमने बताया हिंदी में गुणसूत्र, तो सेंट्रोमियर को हिंदी में क्या कहेंगे? गुणसूत्र बिंदु वहाँ जुड़े रहते हैं। अच्छा, प्राथमिक संकुचन के अलावा क्रोमोसोम पर एक या दो जगह द्वितीय संकुचन पाया जाता है। द्वितीय, देखो यहाँ पर हमने लिखा द्वितीय संकुचन सेकेंड या 2 है, और द्वितीय संकुचन फर्स्ट,
द्वितीयक संकुचन फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, दो संकुचन। द्वितीयक संकुचन के आगे, द्वितीयक संकुचन के आगे चित्र में देखो, द्वितीयक संकुचन के आगे, अच्छा, क्रोमोसोम के द्वितीयक संकुचन में जिससे न्यूक्लियोलस केंद्रिका लगी रहती है उसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर किसको, यहाँ न्यूक्लियोलस लिखा हुआ है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर कहते हैं। और द्वितीयक संकुचन के सामने एक फूला हुआ हिस्सा होता है जिसे सेटेलाइट कहते हैं। देखो सेटेलाइट यहाँ लिख दिए हम, सेटेलाइट द्वितीयक संकुचन के आगे, हमेशा ध्यान रखें। सेटेलाइट, जिस क्रोमोसोम में सेटेलाइट होता है उसको सैट क्रोमोसोम कहते हैं या सैट क्रोमोसोम कहते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम का सिरा टीलोमियर कहलाता है और उसकी भुजाएं कहते हैं आर्म, भुजाएं। टीलोमियर टूटने के बाद क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम से जोड़ने से रोकता है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर, एक सामान्य क्रोमोसोम की रचना में क्या क्या पाया गया, क्रोमैटिड, बाहर इसका बिल्कुल आवरण है, द्वितीयक संकुचन है, प्राथमिक संकुचन पर सेंट्रोमियर उसको हम कह रहे हैं, जहाँ से दोनों क्रोमैटिड जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसके बाद एक द्वितीयक संकुचन के सामने का हिस्सा, अच्छा, एक द्वितीयक संकुचन जहाँ न्यूक्लियोलस लगा रहता है उसको हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहते हैं, और द्वितीयक संकुचन के सामने का हिस्सा एक घुंडनुमा रचना गोल बना जिसे सेटेलाइट कहते हैं। जिस क्रोमोसोम में सेटेलाइट होता है उसको सैट क्रोमोसोम कहते हैं, और जिस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन द्वितीयक संकुचन से न्यूक्लियोलस लगा रहता है उसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। इस प्रकार एक सामान्य क्रोमोसोम की रचना हुई, और इसके बाद हम लोग आगे